नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 12वां भाग, जिस उपन्यास को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो सुनिए, अभी तक आप सुन रहे थे उस्मान पूरी कहानी विमला की सुन चुका था और उससे प्रभावित होकर उसको किले से बाहर निकलने की तरकीबें बता रहा था। पर उसने विमला को ये भी कहा कि देखो, अकेले आना, दुर्गेश नंदिनी को साथ नहीं लाना। अब सुनिए आगे। विमला के हृदय में प्रतिहिंसा विकराल नाग की तरह फुंकार रही थी। उसका चित्त बहुत बेचैन था, वो बहुत दुखी थी। जगत सिंह रोग सैया पर थे। रोगी का दिन कितना बड़ा होता है कौन नहीं जानता। फिर भी दिन बीत रहे थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। यम के दांतों से निकलकर जगत सिंह आगे बढ़ रहे थे। शरीर की क्लांति दूर हो गई, आहार मिलने लगा, उनके बदन में बल आया और फिर चिंता बढ़ने लगी। दुर्गेश नंदिनी कहाँ है? राजकुमार जैसे जैसे अच्छे होने लगे वैसे वैसे चिंतित भाव से पूछने लगे, परंतु किसी ने संतोषपूर्ण उत्तर न दिया। आयशा को कुछ मालूम ही नहीं था, उस्मान बताना नहीं चाहता था, अन्य किसी को ज्ञात नहीं था। राजपुत्र तिलमिला उठे। उन्हें दूसरी चिंता अपने भविष्य की थी। इस प्रश्न का कौन उत्तर दे सकता था? वो बंदी थे। उस्मान और आयशा की कृपा से वह कारागार के बदले सुंदर से भवन में रह रहे थे। जिस वस्तु की इच्छा होती थी वो तुरंत उपलब्ध हो जाती थी। आयशा उनकी अपनी बहन से भी अधिक सेवा कर रही थी। फिर भी द्वार पर प्रहरी थे। कब मुक्ति होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, उनकी सेना कहाँ थी, उनकी क्या गति हुई होगी, यह भी चिंता थी उन्हें। तीसरी चिंता आयशा की थी। वह क्यों उनकी इतनी सेवा में संलग्न रहती है, इसका क्या कारण हो सकता था? जगत सिंह ने देखा आयशा को चैन नहीं था, शांति नहीं थी। रात दिन वो उनकी सेवा में लगी रहती थी। जब तक वह निरोग नहीं हुए थे तब तक वह उनके पास से नहीं हटती थी। वो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वहाँ से उठती थी, अन्यथा नहीं। जब तक उसकी माता उसे बुलाती नहीं थी तब तक वह उनकी सेवा से मुँह न मोड़ती थी। किसी बीमार की बीमारी में उसके सिरहाने बैठकर सुंदरी पंखा झले तो उस रोगी को कितनी चैन मिलती है। जितने दिन जगत सिंह की सेवा की आवश्यकता रही उतने दिन आयशा उनकी सेवा में रही। जैसे जैसे वो निरोग होने लगे वैसे वैसे आयशा का आना कम होने लगा। जब जगत सिंह पूर्ण निरोगी हो तो आयशा का आना एकदम बंद हो गया। फिर वह कभी ऐसे ही एक आध बार आ जाती थी। एक दिन संध्या समय जगत सिंह एक झरोखे से दुर्ग के बाहर देख रहे थे। कितने ही लोग अपने अपने इच्छित स्थानों को आ जा रहे थे। राजपुत्र दुखी होकर उनसे अपनी तुलना करने लगे। एक जगह बहुत से लोग किसी को घेरे खड़े थे। राजपुत्र की दृष्टि उधर गई तो वह समझ गए कि लोग आमोद में लीन थे और कुछ सुन रहे थे। वो क्या था ये राजपुत्र देख नहीं सके। उन्हें कौतूहल हुआ। कुछ देर बाद श्रोताओं के चले जाने पर कुमार का कौतूहल दूर हुआ। उन्होंने देखा मंडली के बीच में एक व्यक्ति बैठा पुस्तक पढ़कर सुना रहा था। पढ़ने वाले को देखकर राजपुत्र को कौतूहल हुआ। उसे मनुष्य भी कहा जा सकता था और ठूंठ ताड़ वृक्ष भी। पोथी पढ़ते समय उसका विचित्र सा हाथ हिलाना
आदि कुमार देखते रहे। उसी समय उस्मान कमरे में आकर बोला, आप झरोखे से क्या देख रहे हो? मैं जो देख रहा हूँ उसे आप भी देखिए। उस्मान बोला, राजपुत्र ने उसे कभी देखा नहीं क्या? नहीं, मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा। वो आपका ही ब्राह्मण है। कथा वार्ता में बड़ा सरस है। इस व्यक्ति को मैंने गढ़ मंदारण में देखा था। राजकुमार ने सोचा, यदि यह मंदारण में था तो शायद दुर्गेश नंदिनी का कोई संवाद दे सकेगा। उन्होंने उस्मान से पूछा, महाशय इसका नाम क्या है? इसका नाम बड़ा कठिन है। गणपत नहीं गजपत या गजपति, क्या जाने इसका क्या नाम है। गजपत गजपति तो इस देश का नाम नहीं है। देखता हूँ वो व्यक्ति बंगाली है, बंग देश का रहने वाला। बंगाली भट्टाचार्य, उसकी एक उपाधि भी है, एलम आलम ऐसा ही कुछ है, मैं नहीं समझ पाया। बंगालियों की उपाधि में आलम शब्द नहीं होता। इल्म को विद्या कहते हैं। विद्याभूषण या विद्यावागीश ऐसा ही कुछ होगा शायद। जगत सिंह ने कहा, हाँ हाँ, विद्या के साथ ही। ठहरिए, बताएं तो हिंदी में हाथी को क्या कहते हैं? ऐसा ही कुछ नाम है। अरी, दंती, वारन, नाग, गज। हाँ हाँ, याद आ गया। इसका नाम गजपति विद्या दिग्गज है। गजपति विद्या दिग्गज। विद्या दिग्गज विचित्र उपाधि है। जैसा नाम है वैसी ही उपाधि। इससे बातें करने की इच्छा है, क्या संभव है यह? उस्मान खान ने गजपति के विषय में जो बातें सुनी थी उनसे उससे बातें करने में कोई हानि नहीं थी। तो वो बोला, क्या हानि है, मैं उसे बुला देता हूँ, आप बात कर सकते हैं उससे। उस्मान खान ने नौकर को भेजकर गजपति को बुलवा दिया। गजपति के कमरे में प्रवेश करने पर राजकुमार ने पूछा, क्या आप ब्राह्मण हैं महाशय? गजपति ने हाथ लचका कर कहा, जी हाँ। इतना कहकर उसने एक संस्कृत का श्लोक उच्चारण किया। जगत सिंह ने हंसी रोककर प्रणाम किया। गजपति ने आशीर्वाद दिया, खुदा आपको सकुशल रखे। महाशय, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये जगत सिंह ने कहा। गजपति ने मन में सोचा, बच्चा जी हमें ही चरा रहे हो, इनका कोई मतलब नहीं तो ये मुझे क्यों बुलाते? वो सिकुड़ कर बोले, खां साहब जी, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपके ही अन्न से पला हूँ, मुझे कुछ कहिएगा नहीं, मैं आपके चरणों का दास हूँ। जगत सिंह बोले, महाशय आप ब्राह्मण हैं और मैं राजपूत, आप ऐसा न कहिए। क्या आपका नाम गजपति विद्या दिग्गज है? गजपति सोचने लगे, अरे बाप रे, ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, कौन जाने किस संकट में डाल दे। वो हाथ जोड़कर बोले, दुहाई है शेख जी, मैं गरीब हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। जगत सिंह ने देखा कि इतने डरे हुए व्यक्ति से कार्य सिद्ध न होगा। वो बात बदल कर बोले, आपके हाथ में कौन सी पोथी है? यह मानिक पीर की पोथी है। ब्राह्मण के हाथ में मानिक पीर की पोथी? जी, पहले ब्राह्मण था परंतु अब ब्राह्मण नहीं हूँ। राजकुमार विस्मित भी हुए, कुछ दुखी भी। वो बोले, आप गढ़ मंदारण में रहते थे, यह सत्य है ना? गजपति ने सोचा, इसने उसका सर्वनाश किया। अब जो दशा वीरेंद्र सिंह की हुई वही उसकी होगी। मारे डर के वह रो पड़ा। राजपुत्र बोले, अरे तुम रोते क्यों हो? विद्या दिग्गज हाथ जोड़कर बोले, दुहाई खां साहब, आपका गुलाम मैं, तो मेरी रक्षा करो। क्या तुम पागल हो गए हो? जगत सिंह ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपका दास हूँ। जगत सिंह बोले, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम जरा मानिक पीर वाली पुस्तक सुनाओ। ब्राह्मण मानिक पीर की किताब गाकर पढ़ने लगे। तुम ब्राह्मण होकर मानिक पीर की किताब पढ़ते हो? गजपति ने
अपना स्वर बंद करके कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। वो कैसे? जब मुसलमान लोग गढ़ में आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ब्राह्मण, हम तेरी जात बदल देंगे। ये कहकर वे लोग मुझे ले गए और मुझे मुर्गा पालो खिला दिया। मैं मुसलमान हो गया बस। पालो क्या? चावल घी में पका हुआ। अच्छा, पुलाव खिला दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तो मुसलमान हो गए। तभी से मैं मुसलमान हो गया, मैं मुसलमान बन गया। गढ़ मंदारण में और सबका क्या हुआ? कितने ही ब्राह्मण इसी तरह मुसलमान हो गए। राजपुत्र ने उस्मान की ओर देखा। उस्मान राजपुत्र की मौन घृणा को देखकर बोला, राजपुत्र, इसमें दोषी क्या है? मुसलमान अपने धर्म को सच्चा धर्म मानते हैं। उसके लिए बल, छल, सत्य प्रचार की किसी चीज़ को हम अधर्म नहीं समझते। यही हमारा धर्म है। राजपुत्र उसका उत्तर न देकर गजपति से बोले, विद्या दिग्गज गजपति महाशय जी, अब शेख दिग्गज कहिए। यही वही। शेख जी, गढ़ का और क्या समाचार है? उस्मान राजपुत्र का मतलब समझकर उद्विग्न हुआ। गजपति बोले, अभिराम स्वामी भाग गए, वह वहाँ नहीं है। वीरेंद्र सिंह का क्या हुआ? उन्हें नवाब कतूल खां ने कटवा डाला। ये सुनकर राजपुत्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने उस्मान से पूछा, ये क्या उस्मान, क्या ब्राह्मण झूठ बोल रहा है? नवाब ने उन्हें राजद्रोह के अपराध में प्राण दंड दे दिया। राजपुत्र की आंखों में अग्नि भड़क उठी। क्या यह कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल हुआ? नहीं, मेरे परामर्श के विरुद्ध हुआ है, उस्मान ने कहा। उस्मान गजपति से बोले, अब तुम जा सकते हो। गजपति उठकर जाने लगे तो कुमार ने उनका हाथ पकड़कर पूछा, विमला कहाँ है? गजपति ने ठंडी सांस ली, कुछ रोया भी, फिर बोला, विमला नवाब की उपपत्नी बन गई। राजकुमार उस्मान की ओर देखकर बोला, क्या यह सच है उस्मान का? सही उत्तर देना। उस्मान कोई उत्तर न देकर गजपति से बोला, तुम जाते क्यों नहीं हो? चले जाओ यहाँ से। राजपुत्र दृढ़तापूर्वक गजपति का हाथ पकड़े थे, उसमें छुड़ाने की शक्ति नहीं थी। वह बोले, एक क्षण और ठहरो, दुर्गेश नंदिनी कहाँ है? वह भी नवाब की उपपत्नी बन गई। दास दासियों के साथ वो आनंद पूर्वक है, कोई कष्ट नहीं है उन्हें। राजकुमार ने ब्राह्मण का हाथ छोड़ दिया। वो गिरते गिरते बचे। उस्मान लज्जित होकर बोला, मैं सेनापति मात्र हूँ, आप निशाचर सेनापति हैं। जगत सिंह बोले, ये एपिसोड अभी इतना ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में दुर्गेश नंदिनी का 12वां भाग। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।